सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बलवीर स्वामी आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। जो सीरीज़ हमने एचटेट नेट सीईटी मेंस कॉमर्स ग्रुप के लिए शुरू की है, उसका आज हमारा थर्ड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या फिर हम इसको मैनेजमेंट ऑफ थॉट्स बोल सकते हैं, या इसको मैनेजमेंट थियरीज बोल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक मैनेजमेंट के लिए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इसको आप अच्छे से वॉच कर लेना। देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रिंसिपल हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से हमें डिसीजन लेना है, ठीक है, या हमारा बिहेवियर किस तरह का होगा। तो उसके लिए क्या है, हम जनरल गाइडलाइंस कि ये करना सही रहेगा, ये करना गलत होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, साइंस की तरह रिजिड नहीं है। साइंस में रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, कुछ केमिकल्स के, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के, उनके कुछ रूल होते हैं कि आपको ये और ये चीज़ करोगे, ठीक है, कुछ ये चीज़ और ये चीज़ करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही निकल के आएगा साइंस के अंदर। ठीक है, वो फिक्स्ड रूल्स होते हैं, फिक्स्ड प्रिंसिपल आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में क्या है, रिजिड रूल नहीं होते आपके, रिजिड रूल्स आपके या प्रिंसिपल आपके नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखिए, जो हमारा डे टू डे एनवायरनमेंट है, ठीक है, डे टू डे एनवायरनमेंट है, वो एक जैसा नहीं रहता, वो डायनेमिक रहता है आपका। ठीक, वो आपका डायनेमिक रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैनेजर को अपनी पॉलिसीज, अपने रूल्स या अपने प्रिंसिपल्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट के रूल्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं होते साइंस की तरह। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, वैल्यूज से डिफरेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो वैल्यूज से डिफरेंट है। देखिए, एक तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, और एक होती हैं वैल्यूज। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज जो सोसाइटी के अंदर आपकी क्या की जाती है, कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू फॉर्म होती हैं, कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू फॉर्म होती हैं। ठीक है, वैल्यूज क्या है, सोसाइटी में कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू फॉर्म होती है, और ये माना जाता है कि इंडिविजुअल को इस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए, इस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके रहेंगे कि रिसर्च के बाद, काफ़ी सारी रिसर्च के बाद, काफ़ी सारे काम के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रिंसिपल्स बने हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च के बाद ये प्रिंसिपल्स आपके बने हैं, जो आपकी डे टू डे मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम आते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा प्रिंसिपल आपको बताऊं, डिवीजन ऑफ वर्क। सिंपल सा है, डिवीजन ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप काम को डिवाइड कर देंगे तो वो काम जल्दी भी हो जाएगा, अच्छे तरीके से भी हो जाएगा, और जो उसको काम को कर रहा है वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको काम में वो निपुण हो जाएगा, अच्छी तरीके से उसको आना लग जाएगा। ठीक, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज में फ़र्क है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके रिसर्च वर्क या एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनते हैं। ठीक है, वो डे टू डे जो एंटरप्राइज में काम आते हैं। और वैल्यूज़ क्या हैं, वो वैल्यूज़ होती हैं, कॉमन प्रैक्टिस होती हैं जो सोसाइटी में परफॉर्म की जाती है, और इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस तरह का बिहेव कीजिए। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल का इवोल्यूशन आपका किस तरीके से हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देखिए, इसकी
5-6 स्टेजेज हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी है आपकी? इसकी सबसे पहली स्टेज आपकी रहेगी अर्ली पर्सपेक्टिव। अर्ली पर्सपेक्टिव, ठीक है, अर्ली पर्सपेक्टिव। अर्ली पर्सपेक्टिव। अर्ली पर्सपेक्टिव क्या कहता है? देखिए, आपने पिरामिड के बारे में देखा भी होगा, वीडियोस आपने देखी होंगी, कई मूवीज़ के अंदर आपने देखी होंगी। तो पिरामिड बनाने में इतने बड़े बड़े उसमें पत्थर रख रखे हैं, इतना बड़ा एरिया है, किस तरीके से वो नीचे से स्ट्रक्चर बनाया गया है उसका, ठीक है, कितने बड़े एरिया में वो कवर किया गया है, ठीक है। तो पिरामिड बनाने में आपका कितना सारा काम आपको करना पड़ेगा, अलग अलग आपको वर्कर्स को हैंडल करना पड़ेगा। तो सारी की सारी चीज़ें क्या है, वो मैनेजमेंट ही थी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अर्ली पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अर्ली पर्सपेक्टिव यानी किस तरीके से पहले लोगों ने क्या है पिरामिड की मैनेजमेंट की, किस तरीके से उसको बनाया, कहाँ से वो पत्थर लेके आए हैं, ठीक है। दूसरा इसका पर्सपेक्टिव आता है एवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट में दूसरी जो स्टेज है वो है आपकी क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी। क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज, ठीक है। आपने नाम सुन रखा होगा F.W. टेलर, ठीक है। आपने नाम सुन रखा होगा हेनरी फ्योल, आपने नाम सुन रखा होगा मैक्स वेबर। तो इन्होंने जो अपनी थियरी दी, इन्होंने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताए, उनको हम क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे टेलर ने क्या बताया? टेलर ने बताया कि किस तरीके से काम को बढ़िया किया जा सकता है, प्रोडक्शन में किस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हेनरी फ्योल ने ये बताया कि किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करवा सकते हैं हम एम्प्लॉयज़ का। और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया कि किस तरीके से मैनेजर अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ करते हैं, कैसे उसको सही किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो एक बार वैसे बताया मैंने एग्जांपल के लिए कि क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में ज़्यादातर F.W. टेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर ने जो अपने थ्योरीज दी या हम प्रिंसिपल बताए मैनेजमेंट के, उनको हम क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरीज के अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है, जैसे हम ये मानते हैं कि जो ह्यूमन नीड है, ठीक है, इंसान की जो एम्प्लॉय काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के में, वो क्या है कि वो रूल्स को, चैन ऑफ अथॉरिटी को, या फिर उनका एक एटीट्यूड होता है, उसी को वो फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया कि कंपनी में कुछ रूल्स बना दिए, ठीक है, कुछ रेगुलेशंस बना दिए, चैन ऑफ कमांड हो गई। चैन ऑफ कमांड यानी आप ऑर्डर देते हो, नीचे वाले आपके काम करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो न्यू क्लासिकल थ्योरी में बोला गया कि केवल जो एम्प्लॉय हैं रूल्स, रेगुलेशन, चैन ऑफ कमांड के ऊपर ही काम नहीं करते, बल्कि उनकी कुछ से सोशल नीड्स भी होती हैं, उनकी कुछ से सोशल नीड्स भी होती हैं जिसके कारण वो काम करते हैं, ठीक है। सोशल नीड्स होगी, कुछ उनकी डिज़ायर होती है, कुछ, ठीक है, उनका कुछ एटीट्यूड होता है जो उनको काम करने के लिए मोटिवेट करता है, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दोबारा बता देता हूँ 3 में। अर्ली पर्सपेक्टिव में क्या था? अर्ली पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि जैसे जो पुराने 4 से 5,000 ईसा पूर्व जिस तरीके से पिरामिड बनाया गया था, उसकी मैनेजमेंट, वो के पत्थर कहाँ से आए, किस तरीके से एम्प्लॉय काम करेंगे, वर्कर काम करेंगे, वहाँ पर किस तरीके से का ढांचा होगा, कैसे वो बनाया जाएगा, नीचे से वाइड होगा, ऊपर से थोड़ा संकरा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो पिरामिड बनाया गया, वो जो मैनेजमेंट है उसको हम अर्ली पर्सपेक्टिव में काउंट करते हैं। उसके बाद आती है क्लासिकल मैनेजमेंट थियरीज। उसमें क्या है, F.W. टेलर ने, हेनरी फ्योल ने, मैक्स वेबर ने जो बताया कि जैसे F.W. टेलर ने बेस्ट वे बताया कि इस तरीके से प्रोडक्शन को हाई कर सकते हैं। हेनरी फ्योल ने आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन कैसे करवाएंगे पीपल्स का, अलग अलग वर्कर्स का कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे वो। और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया, ठीक है। और थर्ड आपका है न्यू क्लासिकल थ्योरीज।
जिसमें ये बताया गया कि जो ह्यूमन है या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो रूल रेगुलेशन चैन ऑफ कमांड से ही नहीं चलते, बल्कि उनकी कुछ सोशल नीड्स, उनकी कुछ डिज़ायर्स, उनके कुछ एटीट्यूड होते हैं जिसके कारण वो मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। ठीक है। फोर्थ इसके अंदर आपका आता है फोर्थ इसमें आपका आएगा बिहेवियरल साइंस अप्रोच। बिहेवियरल साइंस अप्रोच, साइंस अप्रोच। ठीक है। ये अप्रोच आपकी क्या कहती है बिहेवियरल साइंस अप्रोच में, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो इंडिविजुअल्स की नीड है टू यूज ऑल देयर कैपेसिटीज एंड क्रिएटिव स्किल्स एट वर्क एज वेल एज एट होम, मीन्स बिहेवियर के अकॉर्डिंग, या हम उसको ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमनिज्म भी बोल सकते हैं। जैसे आपने मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, जैसे आपने मोटिवेशन की थ्योरीज आपने पढ़ी हैं। मोटिवेशन की थ्योरी किस किस ने दी है, ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरीज किस किस ने दी हैं वो आपको पता है। जैसे अब्राहम मैस्लो हो गया, हर्ट्जबर्ग हो गया, मैकक्लेंट हो गया। ठीक, तो जो भी थ्योरीज दी गई हैं वो ये बताती हैं, मोटिवेशन की जो थ्योरीज दी गई हैं वो ये बताती हैं कि इंसान या जो एक एम्प्लॉय होता है, एक वर्कर होता है, उसके लिए क्या है, उसको काम करवाने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, मोटिवेट अब वो किस चीज़ से हो रहा है। जैसे मैस्लो कहता है कि पहले आपकी जो फिजिकल नीड, सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड है, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी सिक्योरिटी की नीड पूरी होगी, फिर सोशल नीड पूरी होगी। ठीक है, सोशल एस्टीम नीड होगी, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी होगी। तो एक उसने क्या है, एक सीरीज बता रखी है कि किस किस तरीके से आपकी नीड्स आप पूरा करते जाओगे तो आप मोटिवेट होते जाओगे नेक्स्ट नीड के लिए। ठीक है, तो जो मोटिवेशन की थ्योरीज दी गई है, मोटिवेशन की जो थ्योरीज दी गई है वो सारी बिहेवियरल साइंस अप्रोच में आती है। ठीक है, उसके बाद है आपका फिफ्थ, वो है आपकी मैनेजमेंट साइंस ऑपरेशन रिसर्च। इसके बाद में क्या डेवलप हुआ आपका मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट साइंस। जिसने एमबीए कर रखी है उसको पता होगा ऑपरेशन रिसर्च, ये एक सब्जेक्ट है पूरा का पूरा ऑपरेशन रिसर्च, कि काम को किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जाए। ठीक है, मान लो रॉ मटेरियल हमें ख़रीदना है, रॉ मटेरियल से लेके और उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में और फिर उसको सेल करने में, अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने में कौन सा वे सही रहेगा ताकि कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाए, कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइंस या फिर हम इसको ऑपरेशन रिसर्च के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, आगे समझ में, दोबारा बता देता हूँ। जो बिहेवियरल साइंस है, ठीक है, बिहेवियरल साइंस अप्रोच क्या कहती है कि जितनी भी मोटिवेशन थ्योरीज, चाहे अब्राहम मैस्लो ने दी हो, चाहे हर्ट्जबर्ग ने दी हो, चाहे मैकक्लेंट ने दी हो, ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज क्या बताती हैं कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए आपको क्या है, अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग उनके जो उसकी डिज़ायर है वो पूरा करके ही उसको मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ है आपकी मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशन रिसर्च। इसमें बताया गया है कि जो कंपनीज़ के अंदर जो आपकी प्रोसेस है, ठीक है, ताकि आपकी कॉस्ट कम से कम हो जाए, उस प्रोसेस को किस बेस्ट वे में किया जाए और एफिशिएंट वे में किया जाए, ताकि जैसे रॉ मटेरियल खरीदना कहाँ से सस्ता पड़ेगा, आपको बेटर क्वालिटी का मिल जाएगा, उसको किस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट में कम से कम समय में बदलें, किस तरह कस्टमर को उसको सेल करें ताकि कस्टमर उसकी वैल्यू समझे। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशनल रिसर्च में आपके काम आता है। और इसमें जो लास्ट है वो क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट, देखिए नाम मॉडर्न आ गया, यानी इसमें हम क्या है, साइंस का कह सकते हैं या एआई का कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जो हम क्या है इंटरनेट का कह सकते हैं। ठीक, तो इनका यूज़ करके हम क्या है टूल्स बना रहे हैं, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो और कंपनी अच्छे से रन कर सके। ठीक है, तो ये 6 तरह के आपके इवोल्यूशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, यानी किस तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपके इवोल्यूएट हुए हैं या फिर वो बने हैं।
ठीक है, सबसे पहले क्या था, अर्ली पर्सपेक्टिव, जिसमें पिरामिड की मैंने किस तरीके से बनाया गया 4 से 5,000 ईसा पूर्व। ठीक है, वो सारी मैनेजमेंट के सबसे पहली शुरुआत थी। फिर क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, जो एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, इसमें काउंट किए जाते हैं। न्यू क्लासिकल थ्योरीज में कि इंसान केवल रूल रेगुलेशन चैन ऑफ कमांड से ही नहीं चलता, बल्कि उसकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं, उसकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं जो उसको मोटिवेट करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट की जाए। फिर आपकी बिहेवियरल साइंस अप्रोच है, जिसमें मोटिवेशन थ्योरीज अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, जैसे अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, फिर आपका मैकगर्जर और हर्जबर्ग ने जो दी थी एटसेट्रा, तो वो इसमें सारे मोटिवेट करने के लिए की है। फिर मैनेजमेंट साइंस और ऑपरेशन रिसर्च ये बताती है कि किस तरीके से आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो बेस्ट वे अडोप्ट करके, यानी एक ऑपरेशन रिसर्च, यानी अच्छे से काम करना उसमें, प्रोडक्शन वगैरह का। और मॉडर्न मैनेजमेंट आप एआई की, इंटरनेट की, साइंस की हेल्प लेके, ठीक है, वो साइंस ओनली साइंस नहीं है, इसमें कई तरह की साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी भी होगी, पॉलिटिकल साइंस भी होगी, इस तरीके से। तो उनकी हेल्प लेके आप टूल्स इस तरीके से, या फिर आप इस तरीके से मैनेज कर रहे हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो जाए, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से सोल्व हो जाए। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेज हैं जिससे आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल की शुरुआत हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपका डेवलप हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं उसका नेचर क्या है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इसका क्या है। नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब क्या है, नेचर में 2 चीज़ें आपकी आती हैं, एक तो क्वालिटी और दूसरा आपका आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट की जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है आपका कि उसमें क्या क्वालिटी है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका जो नेचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, ये हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आपके यूज़ होंगे, चाहे वो आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपकी मीडियम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपकी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो लार्ज है। ठीक है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इंडिया है, ठीक है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या कोई सर्विस सेक्टर है, तो हर जगह आपके क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये लागू होते हैं। ये नहीं कि केवल मैन्युफैक्चरिंग में ही मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको सर्विस सेक्टर में रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो हर जगह आपके एप्लीकेबल है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी इसकी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक है डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हो, डिवीजन ऑफ वर्क, ये हर जगह चलता है, एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या है, पूरे काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट दोगे ताकि वो काम जल्दी भी हो जाए, अच्छे से भी हो जाए, और जो लोग उसको परफॉर्म कर रहे हैं वो उसमें स्पेशलाइज भी हो जाए। ठीक, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पहला पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट इसमें है जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो आपको केवल एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, जनरल गाइडलाइन देंगे। लेकिन देखिए एनवायरनमेंट जो है या जो आपका हर दिन है वो एक जैसा नहीं होता। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही है कि एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका बिहेवियर हर रोज़ एक जैसा नहीं होगा, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजर को क्या है मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि जो रूल्स बन गए हैं बस उसी को फॉलो करते रहें। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है आपको काम करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है,
सिचुएशन को देख के, इसलिए क्या है जनरल गाइडलाइंस है, स्पेसिफिक नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कि एक जैसे ही अप्लाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिचुएशन हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर कंपनी की हर दिन अलग अलग होती है, ठीक। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या है मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड इसके अंदर आता है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो प्रैक्टिसेस और एक्सपेरिमेंट के बाद ही बने। ये नहीं कि बस किसी ने कह दिया कि ये प्रिंसिपल होगा, ऐसा नहीं है। उसको डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया गया, उसका चेक किया गया कि क्या ये सही चीज़ है, क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उससे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस के बाद ही आपके ये प्रिंसिपल्स डेवलप हुए हैं, ठीक है। फोर्थ है इसका फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स आपके क्या हैं, फ्लेक्सिबल्स हैं। मीन्स मैंने आपको सेकंड पॉइंट में भी बताया था कि फ्लेक्सिबल्स क्या हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप इनको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड, ठीक है। सिचुएशन जो आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले क्या बताया मैंने, जो नेचर और प्रिंसिपल मैनेजर में क्या आपकी क्वालिटी भी आती है, आपकी करेक्टरिस्टिक भी आती है। पहला आपका आप नेचर बोल सकते हो कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल मीडियम लार्ज, और हर तरह के सेक्टर्स में, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, ठीक है, वो हर जगह अप्लाई होते हैं आपके, इसलिए यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, वो एक गाइडलाइंस देते हैं कि आपको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं है, रिजिड नहीं है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजर अपने मैनेजमेंट कर सकता है। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही बनाए गए हैं कि आपने उनको अप्लाई किया है डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका रिजल्ट आपने चेक किया है। और ये फोर्थ है फ्लेक्सिबल्स, इसमें क्या आपने देखा है कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ है मैनली बिहेवियर। फिफ्थ आपका क्या कहता है, मैनली बिहेवियरल, ठीक है, मैनली बिहेवियरल। इसमें क्या है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, ये किसके ऊपर फोकस होते हैं, ये फोकस होते हैं बिहेवियर के ऊपर। इंसान का जो बिहेवियर है, जो कंपनी के अंदर वर्कर्स एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को ये क्या है मैनेज करता है, ठीक है, कि एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मैनेज करता है ये, ठीक है। उसके बाद में है आपका कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है आपका, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट में मतलब क्या है कि अगर आपने कोई प्रिंसिपल्स अप्लाई किया तो उसके पीछे कारण क्या था, उसके पीछे उसका कारण क्या था, क्यों वो आपने अप्लाई किया और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ये हमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है, ठीक है, कि उसका कारण क्या है। ऐसा बिहेवियर को, जैसे एम्प्लॉय को बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, कि वो काम नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल वो काम नहीं कर रहा, वो किस वजह से काम नहीं कर रहा, क्या उसकी पे कम है, ठीक है, या किसी कलीग के साथ उसके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं इस तरीके से, या मैनेजर से उसकी कुछ बात हुई है। तो सारे के सारे आप कोज पता करने की कोशिश करते हो, उसके बाद में उनका इफेक्ट देखते हो कि अगर काम नहीं किया तो क्या इसका इफेक्ट हो सकता है, कलीग के साथ नहीं बन रही तो क्या ग्रुप एक्टिविटी पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, मैनेजर के साथ अनबन है तो क्या
मैनेजर ने उसको डाटा है, क्यों डाटा है, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर स्टडी करते हो। ठीक है, फिर इसका जो लास्ट नेचर है, इसका लास्ट नेचर है वो है आपका कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है कि कंटिंजेंट का मतलब होता है ये प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंटिंजेंट का मतलब क्या है कि ये प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर आपके क्या है, डिपेंड करेंगे कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है आपकी वो क्या है, इसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ को अपने वेजेस कम लग रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को अपने वेजेस या हम बोल सकते हैं सैलरी कम लग रही हो। ठीक है, तो अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो हम बता सकें कि वो जस्ट एंड फेयर है। जस्ट एंड फेयर मतलब क्या है कि वो सही मिल रहे हैं नहीं मिल रहे उनको, वो डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉयर की कैपेसिटी क्या है। एम्प्लॉयर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपेसिटी क्या वो इससे ज़्यादा सैलरी दे सकती है नहीं दे सकती, किस तरह का नेचर ऑफ वर्क है, काम किस तरह का वो एम्प्लॉयज़ करते हैं, क्या उनको उसके लिए ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए या उतने ही सही है जो अब मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सिचुएशन के ऊपर कंटीजेंसी या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से मैनेजमेंट उनकी करोगे। ठीक है, तो ये 7 तरह के 7 टाइप के आपके इसमें नेचर या आप इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के हैं। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस महत्वता क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सिग्निफिकेंस ये रहता है आपका कि ये मैनेजर को क्या है, यूजफुल इंसाइट प्रदान करती है। ठीक है, सबसे पहले मैनेजर को क्या है, यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड की जाती है। जैसे लिख देता हूँ मैं, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। ठीक है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। अब जिसमें क्या है, देखिए डे टू डे कोई आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, डे टू डे कोई प्रॉब्लम आपकी होती है तो मैनेजर क्या है उसको आसानी से क्विकली सोल्व कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम किस तरीके से वो प्रिंसिपल अप्लाई करके उसको आसानी से रिसोल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिजोल्व कर देंगे। सेकंड है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल है, आपको नाम से पता लग रहा होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या बताया गया है इसके अंदर कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू ये क्या काम सही रहेगा, किस तरीके का प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है, क्या पे देनी है उनको। ठीक है, किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है ताकि आसानी से आपकी जो रिसोर्स हैं वो अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएं और उनका बेस्ट यूटिलाइज करके आप कॉस्ट रिडक्शन करके क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा सको। ठीक है, थर्ड है आपका साइंटिफिक डिसीजन। थर्ड इसमें क्या कहता है, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन इसमें क्या है कि आपके जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, आपके जो फैक्ट्स हैं उनके बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कोई वर्कर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, हमारा प्रोडक्शन हम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, प्रोडक्ट में ज़्यादा वेस्टेज हो रही तो क्यों हो रही है। तो सारे के सारे क्या है आप डिसीजन साइंटिफिकली ले सकते हैं कि किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए, वो आप किसके बेस पे ले सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेस पे आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद है जो एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में आपके चेंजेज हैं उनकी क्या डिमांड है। एनवायरनमेंट में जो चेंजेज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी कंपनी में क्या टूल्स या टेक्निक्स लेके आनी चाहिए। ठीक है, क्या टूल टेक्निक होगी, कि कौन सी चीज़ आपको मॉडिफाई करनी है। तो ये सारा आपका एनवायरनमेंट बताता है। जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग BPO सुना होगा कि कंपनीज आजकल क्या कर रही हैं, मैन अपने काम के ऊपर फोकस करती हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम है, जैसे कुछ आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करवाने हैं फॉर एग्जांपल, तो बाहर की कंपनीज को क्या काम दे देती है कि आप ये काम हमारा कर लीजिए, हम अपने प्रोडक्शन के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या एक नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी होती है, KPO जिसको बोलते हैं, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। के का मतलब इसमें नॉलेज हो जाएगा कि आप कंपनीज क्या कर लेती हैं, नॉलेज को भी क्या कर लेती हैं कि जो उसके पास नॉलेज है। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ठीक है, कोई फर्म है, तो वो क्या है, उसके पास क्या है, ऑडिट करने की या अकाउंट्स प्रिपेयर करने की कुछ नॉलेज है। ठीक है, नॉलेज उनके पास, तो कंपनीज को वो ऑफर कर लेते हैं कि अगर आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करवाने हैं, ऑडिट करवानी है, तो आप हमारी फर्म से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है, जो एनवायरनमेंट के जो चेंज हो रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है जिस तरह की कंपनी को फॉलो करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्या है कंपनी अपने मेन जो वर्क है, ठीक है, वो उसके ऊपर फोकस करती हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ को क्या कर देती हैं, वो आउटसोर्स कर देती हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। यानी मैनेजमेंट ही किया आपने एक तरीके से, कि अपने अपने काम, मेन जो काम उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, बाकी चीज़ें आपने बाहर वालों को दे दी। ठीक है, उसके ऊपर कम फोकस कर रहे हो, तो ये भी इसका एक फ़ायदा हो जाता है। फिर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, कोई भी कंपनी काम कर रही है तो उसका केवल मोटिव ये नहीं कि उसको प्रॉफिट ही अर्न करना है बस। उस जिस सोसाइटी के अंदर वो काम कर रही है, उस सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट देना पड़ेगा। ठीक है, उस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ काम उसको करना पड़ेगा। तो जो भी सोसाइटी की डिमांड्स हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप अच्छे तरीके से रिसोर्स यूटिलाइज करो। जैसे पानी है, एक नेचुरल रिसोर्स है, अब वो पानी क्या है, घरों में भी यूज़ होता है, वो पानी आपकी कंपनीज में भी यूज़ होता है। ठीक है, पानी की हर जगह ज़रूरत है, तो आप पानी को किस तरीके से सेव कर सकते हो, या पानी को आप किस तरीके से आप उसको पोल्यूट नहीं करोगे, उसके लिए आप क्या, आपकी कंपनी स्टेप्स ले रही है। तो ये क्या है, सारे के सारे आपकी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं। तो वो भी क्या है, आप किस तरीके से पानी कम यूज़ करोगे, या फिर आप पोल्यूशन कम करोगे किसी भी तरीके का, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट इसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक, उसके बाद आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, एंड रिसर्च। इसके अंदर क्या बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सारे मैनेजमेंट के कोर थ्योरीज के, सारी मैनेजमेंट थ्योरी की कोर है। मैंने किस तरीके से आपको कोई थ्योरी बनी है, जो आजकल जो देखिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक है, एंट्रेंस टेस्ट होता है IIM में, तो उसमें भी क्या है, उस टेस्ट में आपकी मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको चेक करने के लिए क्या है, आपको क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद में टेस्ट होता है। तो ये क्या है कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से आप मैनेज करते हो लोगों को, क्या आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, MBA वगैरह आपके पास हो, या किस तरह और तरह के डिप्लोमाज जो हैं, क्या क्या रिसर्च की जा रही है मैनेजमेंट में, किस तरीके को आप एम्प्लॉयज़ को हैंडल कर सकते हो, प्रोडक्शन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हो। तो सभी में क्या है, आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपकी हेल्प करता है कि ये प्रिंसिपल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, आप ट्रेनिंग दे सकते हो और एजुकेशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये थे सिग्निफिकेंस आपके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेज में हम क्या है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम
डिस्कस करेंगे डिफरेंट थियरीज़ की या थॉट्स की। जैसे F.W. टेलर ने कौन सी अपनी थ्योरी बताई, ठीक है, हेनरी फ्योल ने कौन सी थ्योरी बताई, मैक्स वेबर ने क्या कहा, मैक्स वेबर ने, फिर आपकी नियो क्लासिकल जो थ्योरीज़ हैं, ये सारी क्लासिकल थ्योरीज़ आती हैं आपकी, ठीक है, नियो क्लासिकल थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी थ्योरीज आपकी हैं वो नेक्स्ट क्लासेज में हम करेंगे, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको मैं रेगुलर क्लास अब आगे से प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा सब कुछ जो समझाया है। अगर आपको कोई पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट थॉट का जो बेसिक है, इंट्रो है, वो मैंने आपको करवा दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।